बच्चों, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। दो थ्योरम से हमने देख लिया था कि किन्हीं दो ट्रायंगल के एंगल अगर तीनों इक्वल हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सिमिलर हो जाएंगे, और दूसरी थ्योरम में हमने देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो वो भी सिमिलर हो जाएंगे, हमें बाकी की दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आज की सेशन में हम थर्ड क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों थर्ड क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है तो ध्यान से देखेंगे। पहले क्राइटेरिया क्या बोलता है, इफ इन टू ट्राइंगल्स वन एंगल ऑफ इस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अदर एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल। मान लीजिए कि ये एबीसी का एंगल ए डीईएफ के एंगल डी के बराबर है। थ्योरम बोल रही है एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, और क्या बोलती है थ्योरम, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल। कौन सी साइड्स जो इस एंगल को फॉर्म कर रही है, तो आप देखेंगे एबीसी में एबी और एसी फॉर्म कर रही है इस एंगल को, तो ये प्रोपोर्शनल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में कौन सी होगी, जो दूसरा एंगल, जो दो एंगल इक्वल है, इनको बनाने में जो दो साइड्स यूज हुई है उनको इक्वल करना है। मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये कंडीशन आपको कहीं दिख रही है तो आप बोल देंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे, ये हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। तो ये कंडीशन हमें गिवन है, ये हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि एक एंगल इक्वल है और उस एंगल को बनाने में जो दो साइड्स यूज हुई है उनका रेशियो इक्वल है। अब आप देखिए फिर से कंस्ट्रक्शन वैसी करनी है। AB के इक्वल एक कट मारना है DP, AC के इक्वल एक कट मारना है DQ और इसको मिला देना है। स्टेप सारे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने पहले की दो थ्योरम में किए। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने देखा AB अगर DP है तो हम इस गिवन एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अगर DQ है तो AC की जगह DQ अपॉन DF। तो हमें एक बड़ी पिक्चर नजर आती है कि DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब PQ इज पैरेलल टू EF हो। यही स्टेप्स हम करते हैं फॉलो अभी तक। PQ अगर EF के पैरेलल है इसका मतलब पता लग गया एंगल P जो है एंगल E के इक्वल है और एंगल Q जो है वो एंगल F के इक्वल है। एंगल P एंगल E के इक्वल, एंगल Q एंगल F के इक्वल। बहुत ही सिंपल हो गया। एंगल P एंगल E एंगल Q एंगल F, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तब हम यहां से बोल सकते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल DPQ, जैसा पिछली बार किया था, ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF की बात करूं, ट्राइंगल DEF की बात करूं, देख ही चुका हूं दोनों एंगल इक्वल है। दोनों एंगल इक्वल है मतलब थर्ड एंगल तो कॉमन है ही, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसमें मैं फिर से लगा सकता हूं इनकी साइड का रेशियो भी सेम होगा, यानी कि DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन QF इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QF। क्योंकि सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। साइड के रेशियो को कंपेयर किया, मुझे क्वेश्चन में कुछ गिवन था, देखिए यहां से मैंने दो चीजें तो कॉमन देख ली, इसका मतलब जो तीसरा वाला रेशियो है वो भी इक्वल होगा। किसके, PQ अपॉन QF किसके इक्वल होगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन कंडीशन थी, कौन सी वाली, AC अपॉन DF के, तो ये इक्वल होगा। तो यहां से हम पिछले क्वेश्चन की तरह कंक्लूड कर लेंगे कि BC इज इक्वल्स टू PQ होगा। इसका मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल DPQ के। ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DPQ के, ये हमें पता लग गया। अगर ये हमें पता लग गया है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल होगा एंगल D के, एंगल B इक्वल होगा एंगल P के विच इज इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल C इक्वल होगा एंगल Q के विच इज F। तो अब हम एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं, ABC और DEF की बात करते हैं। तो देखते हैं एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल C के बराबर है, एंगल E के बराबर है, और एंगल C बराबर है एंगल F के। तो इस ट्राइंगल में ABC और DEF ट्राइंगल में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल आ गए। इसका मतलब थ्योरम 6.3 आप लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब साइड, सारी की सारी साइड्स का प्रोपोर्शन भी इक्वल आएगा। इसका मतलब ABC सिमिलर है DEF के। तो अभी तक हमने जो तीन थ्योरम पढ़ी है, तीनों के तीनों क्राइटेरिया को एक साथ समराइज करता हूं मैं आपके लिए। तो बच्चों ट्रायंगल के लिए जो हमने तीनों क्राइटेरिया पढ़े उन्हें एक साथ समराइज करता हूं। देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि कोई भी शेप हो, दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है, एंगल मस्ट बी इक्वल, और दूसरी कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ये इक्वल। सिमिलैरिटी के लिए कोई भी आपके पास शेप हो, आपको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। लेकिन जब बात करते हैं ट्रायंगल के लिए,
सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के लिए अगर तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो वहां पे ए क्राइटेरिया हम लगा देते हैं, और वो बोलता है कि तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो तीनों साइड्स का रेशो बाय डिफॉल्ट इक्वल आएगा, और इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका मतलब ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे। तो क्वेश्चन ने अगर आपको दे दिया ऐसा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो आपको ये वाला चेक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बोल देंगे कि बाय सीइंग द ए क्राइटेरिया या फिर एंगल क्राइटेरिया वी कैन से दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ऑलराइट, सेकंड क्राइटेरिया हमने पढ़ा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल गिवन है तो बाय डिफॉल्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाएंगे, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन अगर आपको कभी ऐसा देता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है तो आपको ये स्टेप देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बोल देंगे कि बाय यूजिंग एस यानी कि साइड क्राइटेरिया वी कैन से दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको कहीं देखने को मिलता है कि दो साइड और उन दोनों साइड से बनने वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है और ये जो दो साइड रेशियो एंगल बना रही है वो एंगल इक्वल है, तो आप बोल देंगे कि उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, इसका मतलब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ऐसा दिखता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं विदाउट चेकिंग दीज टू, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बाय यूजिंग एस यानी कि साइड क्राइटेरिया वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। तो कंडीशन अल्टीमेटली दोनों ही ट्रू करवा रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल के लिए ये तीन खास क्राइटेरिया हमें अप्लाई करने हैं, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हमें देखने हैं, थ्रू आउट द एक्सरसाइज हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चों एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, आपको शेप दे रखी है, इस तरीके की कोई शेप दे रखी है और क्वेश्चन ने कहा है कि PQ है पैरेलल RS के, PQ पैरेलल है RS के, और प्रूफ करने के लिए बोला है कि ट्रायंगल POQ ट्रायंगल SOR के सिमिलर होगा। तो मैंने जो तीन क्राइटेरिया पढ़ाए उनमें से कुछ भी डायरेक्टली आपको गिवन नहीं है, यही तो क्वेश्चन की खास बात होती है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्राइटेरिया फिट होगा। साइड्स की लेंथ जब तक आपको नहीं देता तब तक आप साइड वाले क्राइटेरिया को डायरेक्टली इंप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एंगल के बारे में हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन ने गिवन क्या दिया है, पैरेलल है, तो पैरेलल साइड्स की एक ही प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि किसी पैरेलल लाइन को अगर एक स्ट्रेट लाइन कट करती है तो इक्वल एंगल पे करेगी। QR जो मेरी स्ट्रेट लाइन है वो दोनों पैरेलल लाइंस को इक्वल एंगल पे कट करेगी, इसका मतलब एंगल Q जो है वो इक्वल होगा एंगल R के। इसको प्रॉपर्टी को बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स प्रॉपर्टी, अल्टरनेटिव एंगल्स। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेटिव एंगल है इसीलिए इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी है ये स्ट्रेट लाइन की, लेकिन काम हम ट्रायंगल में ले रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से PQRS दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन PS कट कर रही है, इसका मतलब इक्वल एंगल पे करेगी, एंगल P इक्वल आएगा एंगल S के। अगेन सेम चीज, क्यों कर रहे हैं ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है। आपको हमेशा लिखना है इस तरीके से कि आपका एंगल, आपका रीजन क्या था। आपने Q = R बोला, आपका रीजन था क्योंकि वो अल्टरनेटिव एंगल है। एंगल P = एंगल S था, आपने रीजन लिखा। आप पूरा ये भी लिख सकते हैं कि पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही है इसलिए इक्वल एंगल पे कट करेगी, या फिर शॉर्ट में अल्टरनेटिव एंगल लिख दीजिए। और एक और चीज देख सकते हैं कि एंगल POQ, एंगल को लिखने का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो इस तरीके से होता है, एंगल POQ, इसका मतलब पता लग गया कि मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, is equals to एंगल ROS। और यहां से पता लगेगा कि ROS मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूं, दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर सिंपली इसको अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है। देखिए दो लाइंस एक दूसरे को जब कट करती है तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल एंगल होता है। इसी हिसाब से आप ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इस वाले क्वेश्चन में हमारा इसका यूज नहीं है तो इसको डिस्कस नहीं करते, बाकी वो एंगल भी इक्वल है। ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS में एंगल Q इक्वल आ गया एंगल R के, एंगल P इक्वल आ गया एंगल S के, और एंगल POQ इक्वल आ गया एंगल ROS के। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, इंप्लाइज फ्रॉम AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा सकते हैं। और वो क्राइटेरिया अगर मैं लगा रहा हूं तो मुझे साइड के प्रोपोर्शन को इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्राइटेरिया मुझे डायरेक्टली बोल देगा
कि ट्रायंगल POQ विल बी इक्वल्स टू ट्रायंगल SOR। देखिए बहुत ध्यान से लिखना आपको, इक्वल नहीं सिमिलर, सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। बहुत ध्यान से लिखना है, लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना है कि एंगल P एंगल S के बराबर था, तो ट्राइंगल में इनका नाम लिखते टाइम इनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। एंगल O के इक्वल था तो पोजीशन भी सेम, एंगल Q एंगल R के इक्वल था तो पोजीशन सेम। तो क्वेश्चन ने दिया है वो हमने प्रूफ कर दिया, और इसी के साथ हमें यूज समझ में आ गया कि किस तरीके से क्राइटेरिया को यूज करना है। और ज्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।